Hello everyone, once again welcome back to Environment Hub. So let's start our PYQ series. Start करते हैं. Okay. So which of the following statement are true for the situation of testing of statistical hypothesis? Okay. तो ये hypothesis से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये भी बिल्कुल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. Okay, now there are two type of hypothesis, null and alternate hypothesis. बिल्कुल करेक्ट बात है. ठीक है, देखो आपको ना एक तरीका आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आप ना ऑप्शन से भी ऑप्ट आउट कर सकते हो. अगर आपको सारी चीज़ें भी नहीं पता है तो जिस चीज़ पे आप ये है कि ये तो सभी को पता है कि ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस होते हैं, दो होती है, तो ए ऑप्शन एक ही उसमें दिया ऑप्शन में ना. देखो जो ए है आपका यहाँ पे भी गिवन नहीं है, यहाँ पे भी गिवन नहीं, यहाँ पे भी गिवन नहीं है. तो जिस बच्चे को ये पता होगा तो वो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन 4 ही करेक्ट कर आएगा. लेकिन हम इसको पढ़ देते हैं. बोथ ऑफ द हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड एक्सेप्टेड फॉर एनी गिवन सिचुएशन बेस्ड ऑन अ डेटा एट सेम टाइम. ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो एक रिजेक्ट होगी या फिर एक एक्सेप्ट होगी. द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक लाई इन द एक्सेप्टेंस रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस. अगर आप उसको रिजेक्ट करें तो एक्सेप्टेंस रीजन में कहाँ से आएगी क्रिटिकल वैल्यू, तो ये भी आपकी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई. नल हाइपोथेसिस इज टू टेल्ड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन टेल्ड. बिल्कुल इनकरेक्ट है. इफ वन हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड अदर इज एक्सेप्टेड, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गई. ये हो गया आपका ये वाला ऑप्शन. कितना ईजी क्वेश्चन था, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको. चलो देखो ये मैंने यहाँ पे उसका डायग्राम भी बनाया, आप इसको देख भी सकते हो बाद में. ऑल्दो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी भी हमें बाद में. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन पावर कैपेसिटी ऑफ अ हाइड्रो पावर प्लांट. एनर्जी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जिसको फॉर्मूला पता होगा रो क्यू जी एच. डेंसिटी जी इज दिस वन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. लेंथ ऑफ पेन स्टॉक पाइप, नो. फ्लो रेट बिल्कुल करेक्ट है, ये रहा फ्लो रेट आपका. साइज ऑफ रिजर्वॉयर बिल्कुल नहीं. हेड, दिस इज योर हेड. ओके, तो जिसको अगर ये फॉर्मूला भी पता होगा तो वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये करके आएगा. तो इस हिसाब से हमारा हो गया बी एंड डी. बिल्कुल करेक्ट है. चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. That is a random sample of 180 individual in a population were captured, marked and released after few weeks. ठीक है, तो एक सैंपल उसमें लिए गए 180 इंडिविजुअल उसमें टोटल लिए गए. उसमें से मतलब उनको मार्क किया गया, उनके ऊपर मार्किंग की गई और उनको रिलीज़ कर दिया. फिर कुछ हफ्ते बाद फिर से सेकंड सेट लिया गया जिसके अंदर 44 इंडिविजुअल टोटल कलेक्ट किए और उसमें से जो मार्क थे वो थे 7. तो आपको पॉपुलेशन साइज़ बताना. अब देखो पॉपुलेशन साइज़ बताने के लिए एक लिंकोनन इंडेक्स फार्मूला है जहाँ पे आपको क्या करना है, n1 इंटू n2 बाई m. n1 क्या आपका, सॉरी, जहाँ पे आपको पॉपुलेशन साइज़ निकाल सकते हो n1 क्या है, नंबर ऑफ एनिमल कैप्चर्ड ऑन द फर्स्ट, दैट इज़ 140. 140 थे ना, 180 सॉरी. ओके, 180 हो गए. इंटू n2 नंबर ऑफ एनिमल्स रिकैप्चर्ड, कितने दोबारा कैप्चर किए उन्होंने, 44 हो गया. उसमें से मार्क कितने थे, 7 थे. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ भी नहीं करना था. जिसको फॉर्मूला पता होगा बिल्कुल वो इजीली इसको सॉल्व कर लेगा. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. किसने दिया था, मे बी एग्जाम में अगली बार पूछ ले. पॉपुलेशन साइज ये मार्क्ड वाला रिकैप्चर वाली थ्योरी किसकी थी. उसके बाद है इमेजिन टू पॉपुलेशन ऑफ अ घड़ियाल, वन इन द चंबल रिवर एंड अदर वन इन द गंगा. तो दो पॉपुलेशन लिए घड़ियाल की, एक चंबल रिवर में है और एक गंगा में. नाउ इमेजिन टू सिनेरियो. ठीक है, द पॉपुलेशन ब्रीड सेपरेटली. अब ये जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है वो इधर सेपरेटली ब्रीड कर रही है. ठीक है, और दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है. सिनेरियो के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं. adult of both population might migrate yearly to inbreed. ठीक है, ये इधर आते हैं और ये इधर जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ब्रीडिंग होती है. तो विच सिनेरियो वुड रिजल्ट इन अ ग्रेटर लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ होगी, वो अपने आप में ब्रीडिंग कर रहे हैं उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, या दोनों आपस में ब्रीड कर रहे हैं अलग अलग प्लेस से आके उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी. ऑब्वियसली जो अलग अलग प्लेसेस से आए हैं
उनमें अलग अलग जीन्स रहेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। तो अब देखो इन्होंने पूछा है कि किसको सबसे ज़्यादा खतरा है लॉस होने का डाइवर्सिटी का, तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा सिनेरियो ए, जो कि इंडिविजुअली अपने ही प्लेस में, क्योंकि उनके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है, मे बी जो मतलब दूसरे प्लेस से जो आ रहे थे, ठीक है, मान लो चंबल से या गंगा से थे, मान लो उनके अंदर कोई ऐसा जीन था कि कोई क्लाइमेटिक कंडीशन आई तो वो उससे अच्छे से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपका ये बहुत ही ईजी सा, मतलब बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। फिर आता आपका अरेंज द फॉलोइंग। अब ये देखो स्टैटिक पार्ट है एकदम, आपको याद ही करके जाना है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया रिपोर्टेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रिपोर्ट में ना सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है मैंने ये ऑप्शन में, ठीक है। तो देखा आपको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, ट्री कवर और वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका परसेंट जोग्राफिकल एरिया आपको देखना है, तो सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया किसका है, सबसे कम अगर मैं देखूँ तो सबसे कम है आपका स्क्रब का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग, तो सबसे कम स्क्रब हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो हम यहाँ से हटा ही देंगे। चलो अब आगे देखते हैं उससे ज़्यादा किसका है, फिर उससे ज़्यादा है ट्री कवर 2.9, है ना, सबसे पहला ये हो गया, सेकंड हो गया आपका ट्री कवर। चलो अभी हम दोनों ऑप्शन में से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते क्योंकि डी दिया है, उसके बाद ई भी दिया, वेरी डेंस फॉरेस्ट भी हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बस हमें ए और बी में कन्फ्यूज़न है, तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दोनों ऑप्शन तो आपको देखने ही नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। तो बी और ए में अगर हम देखें ओपन फॉरेस्ट और मॉडरेटली में, तो आपका जो है ओपन फॉरेस्ट का ज़्यादा है और मॉडरेटली का कम है, ठीक है। तो ओपन फॉरेस्ट का ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट से आपका सीधा सा क्वेश्चन था, इस रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है ये भी। चलो ये हो गया। अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मटेरियल फाउंड इन कोलोइडल साइज फ्रैक्शन इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मैंने यहाँ पे आपको दिखाती हूँ अभी पहले, ठीक है। तो आपको अरेंज करना है इन मटेरियल के हिसाब से कि कितनी किसकी सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी। तो देखो होता क्या है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज अ मेजर ऑफ सॉइल एबिलिटी टू होल्ड पॉजिटिवली चार्ज आयन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसिंग सॉइल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ये चीज़ याद रखना। स्ट्रक्चर में भी हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में भी हेल्प करती है, सॉइल पीएच में भी हेल्प करती है, सॉइल रिएक्शन फर्टिलाइजर में भी हेल्प करती है, और एम्यूलरेशन मतलब उसका कंडीशनिंग में भी हेल्प करती है। ये क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो सीईसी क्या है कि मान लो ये आपके प्लांट रूट्स हैं, यहाँ पे सॉइल है, हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स डाले, ठीक है। तो जो सॉइल होता है ना, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो पॉजिटिवली चार्ज आयन आपके प्रेजेंट है, तो उनका आपस में एक्सचेंज होता है, तो इसी तभी तो प्लांट जो उसको अपटेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिखाया, यहाँ पे प्लांट रूट है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से, ठीक है। और ये सॉइल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, तो इसकी एक्सचेंज कैपेसिटी को कि ये कितना एक्सचेंज कर रही है, कितने पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर रही है, कितने पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज कर रही है अपने साथ, उसको हम बोलते हैं सीईसी। किसी का सीईसी कम होता है, किसी का सीईसी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका सीईसी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। केओलाइट का 3 to 15 है जो हमारे ऑप्शन में दिया, मोंटेमोराइट का उससे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है। क्वार्ट्ज या तो ऑब्वियसली क्वार्ट्ज का सबसे कम होगा, ठीक है, क्वार्ट्ज सबसे कम है, तो ये एक ही ऑप्शन है। और उसके बाद आपका आएगा ए, बी एंड डी, ऑर्गेनिक मैटर का सबसे ज़्यादा होता ही है। तो देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, अगर आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। ओके, अब देखो बीओडी को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीओडी से पहले के टाइम में क्या होते थे, न्यूमेरिकल्स आते थे, लेकिन अब न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो सबसे पहला आपको वो दिया बीओडी कर्व इन लेक वाटरफॉल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल सही बात है। अब ये भी ना जो पेज नंबर 190 है गिलबर्ट मास्टर का, तो उसमें दिया हुआ है एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो शायद जून में एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो कैंसिल हो गया, वहाँ पे मैच द कॉलम में भी पूछा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, सेकंड ऑर्डर कौन सी है, थर्ड ऑर्डर कौन सी होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
अल्टीमेट BOD इंक्रीज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन डिप्लीशन इन लेक वाटर इज रिलेटेड टू अल्टीमेट BOD एंड द रेट कांस्टेंट, इसी पे डिपेंड करती है ना BOD कितना है, DO जितना ज़्यादा BOD होगा उतना डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ BOD रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन वाटर टेम्परेचर, गलत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फर्दर स्लाइड में। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ BOD रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द वेस्ट, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि जब हम K की वैल्यू निकालते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो टेम्परेचर का होना वहाँ पे ज़रूरी है। जब आप ये K की वैल्यू निकालते हो तो इसके फॉर्मूला में टेम्परेचर आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी, ओके। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये जो पेज नंबर 190 पे दिया एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको वहाँ पे दिए, देखो ये रेट कांस्टेंट आप ऐसे निकालते हो, टेम्परेचर इस तरीके से रिलेट करता है, ठीक है। BOD रिएक्शन रेट कांस्टेंट पूरा बताएं, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने, देखो द BOD रेट द रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन वेस्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू अकाउंट ऑफ दिस चेंजेस, तो ये आपका रिएक्शन रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इज अ फैक्टर दैट इंडिकेट द रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, एज K इंक्रीजेज द रेट एट विच डिजॉल्व ऑक्सीजन इज यूज्ड इंक्रीजेज, ठीक है। Although the ultimate amount of required L naught does not change, the reaction rate will depend on number of factor, देखो exact statement लिखिए, nature of waste itself, okay, and this one is the ability of the available microorganism to degrade the waste in question, okay, and the population of organism connected, the temperature। तो देखो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है, इस बुक से डायरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट में इधर उधर चेंज के बिना आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सल्फर आर फाउंड इन कोल, कितना इजी क्वेश्चन है। तो नेटिव सल्फर नहीं होता है, ऑर्गेनिक, पायरेटिक एंड सल्फेट होगा, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा B, C, D। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोल से भी ना। तो देखो इस तरीके से सल्फर कोयल आपका डिक्रीजिंग साइज में अगर हम देखें तो फ्री एलिमेंटल सल्फर आपका कम साइज का होगा, ऑर्गेनिक सल्फर, माइक्रोस्कोपिक मिनरल सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स, और मैक्रोस्कोपिक इस तरीके से पाइराइट जो है, ठीक है। फिर आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम विंड पावर, अभी ये स्टैटिक आपका जीके का क्वेश्चन है। गुजरात। And the last question is which of the following is not a possible option for perpetual storage of hazardous waste। ये भी क्वेश्चन जो है आपका गिलबर्ट मास्टर में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 320, मैंने आपको मेंशन कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार होता है कि हमें चेक करना है कि वहाँ पे ये क्वेश्चन है भी या नहीं, क्योंकि मैं आपको इस बुक की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे सरफेस इम्पाउंडमेंट, लैंडफिल, ओशन एंड वेस्ट पाइल, तो ऑब्वियसली ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एसिमिलेशन इज़ नॉट अ परपेचुअल ऑप्शन। तो ये वहाँ पे आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस है जहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हो हज़ार्डस वेस्ट को। तो ये हमारे क्वेश्चन इसी तरीके से हम 10 क्वेश्चन करके पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे डिटेल में, विद रेफरेंस, विद सोर्स। मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, जो कि मेनली बुक्स का जो सोर्स रहेगा, ठीक है। ऐसे गूगल पे तो हज़ार चीज़ें होती हैं, एंड इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप ये क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर पाओ। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।